नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और आज हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन शिक्षा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले हम बौद्धकालीन शिक्षा का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें बताया गया बौद्धकालीन शिक्षा के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और बौद्धकालीन विभिन्न शिक्षण आयामों का उसमें अध्ययन किया जा चुका है। आज मध्यकालीन शिक्षा का चर्चा करेंगे। उसके पहले बताना चाहेंगे कि मध्यकालीन शिक्षा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, पहले उसके बारे में जाने। मध्यकालीन शिक्षा कह सकते हैं, इसका जो अन्य नाम है मुगल कालीन शिक्षा, इसको मुगल कालीन भी शिक्षा कहा जाता है और इसका जो अन्य नाम है मुस्लिम कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा या इस्लाम शिक्षा भी कह सकते हैं। इनको विभिन्न नामों से हम जान सकते हैं, पुकार सकते हैं, लेकिन सब में एक ही विषय वस्तु का अध्ययन करना है, मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा। आइए इसका अध्ययन करें। हम सब जानते हैं कि मध्यकालीन जो शिक्षा में जो मुस्लिम शिक्षा रही है, उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के या मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है, ये इसके संस्थापक रहे हैं। और इस्लाम धर्म का भारत आगमन कैसे हुआ, इस्लाम धर्म का भारत आगमन कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि मुस्लिम कालीन शिक्षा का जब भारत में अध्ययन करते हैं तो उसके पहले हमको ये जानना है कि भारत में मुस्लिमों का आगमन कैसे कैसे हुआ, किन शासकों के माध्यम से हुआ, किस क्रम से हुआ। जिस प्रकार हमारे भारत में मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का एक प्रचार हुआ और आगमन हुआ, आइए उस पर चर्चा करें। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि हमारा देश जो समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों का एक केंद्र रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा देश प्राचीन काल में अत्यंत समृद्ध स्थिति में था, अत्यंत ही आकर्षक का केंद्र था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में धन संपत्ति, सोना चांदी आदि कीमती आदि कीमती धातुएं थी, जो हमारे देश की एक समृद्ध के रूप में जानी जाती थी, लेकिन विदेशियों के लिए एक ये मात्र संपत्ति थी जो लूट का अधिकार था, उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। जो भारत में विभिन्न आक्रमण हुए वो मुस्लिम शासक के आर्थिक पक्ष को लेके हुए। बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत को एक केंद्र बनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा भारत है, इसको हम सोने की चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। बहुत लोग, आप सब जानते भी होंगे कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत के मंदिरों में और ऐसे संस्थानों में बहुत ही कीमती सोना चांदी और अन्य ऐसे कीमती रत्न थे, जिससे हम सब के लिए एक समृद्धि की बात थी, सम्मान की बात थी और उनकी जो कीमत थी बहुमूल्य थी। तो इन्हीं से आकर्षित होकर समय समय पर भारत में विदेशियों द्वारा आक्रमण किया गया और आर्थिक स्थिति से लूटा गया। जिसमें हम महमूद गजनवी का जिक्र करना चाहेंगे, जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना और अपने देश ले जाना। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी का नाम आता है। मोहम्मद गौरी भी भारत पर आक्रमण करते हैं। उनका लूट का उद्देश्य रहता है भारत की धन संपत्ति को लूटना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार करना। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है या जानकारी रखनी चाहिए कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण में क्या अंतर था। तो महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था और मोहम्मद गौरी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना एवं इस्लाम धर्म की स्थापना करना था। दोनों में ये प्रमुख अंतर है। आइए आगे चर्चा करें। इस्लाम धर्म का भारत आगमन कैसे कैसे किस क्रम में हुआ, इसकी चर्चा करते हैं। भारत में इस्लाम धर्म का जो आगमन था वो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में ज्यादा था और उस क्रम में धीरे धीरे विभिन्न इस्लाम मानने वाले शासक आए और अपने तरीके से शिक्षा में अपना योगदान दिए। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं मोहम्मद गौरी की। ये आए, इसके बाद गुलाम वंश भारत में स्थापित हुआ, फिर खिलजी वंश हुआ, फिर तुगलक वंश हुआ, फिर सैयद वंश हुआ, उसके बाद लोधी वंश हुआ और लोधी वंश के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है और उसके साथ बाबर जो इसके संस्थापक रहे हैं, इनका एक वंश चलता है जो हुमायूं, अकबर, शाहजहां आदि नाम हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं
कि जब मोहम्मद गोरी का जिक्र आता है तो मुझे वो महान युद्ध याद आता है, उसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। मोहम्मद गोरी और हमारे भारत के शेर कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान, जिनका अपना कुछ अलग ही अंदाज था। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुआ। पहला हुआ तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। लेकिन जब दूसरा युद्ध होता है, तराइन का सेकंड युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, तो उसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान का पराजय होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में एक नए राज्य का उदय होता है और इसके बाद जो मोहम्मद गोरी थे भारत आते हैं, आक्रमण करते हैं, धन संपदा को लूटते हैं और लूटने के बाद यहाँ से जाते हैं और जाने के बाद जो अपने विजित राज्यों को अपने योग्य सेनापति, जो गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दें कि इन्होंने जो गुलाम वंश की स्थापना की। क्यों गुलाम वंश कहा जाता है? ये एक गुलाम थे, क्योंकि प्राचीन काल में ये प्रथा थी कि मानव को गुलाम के रूप में विक्रय किया जाता था। तो मोहम्मद गोरी जो शासक था वो गुलामों को खरीदा करते थे, जिसमें एक प्रसिद्ध नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्योंकि समय समय पर वो गुलाम कुछ लिए शासक लेते थे कि अपने जो योग्य सेनापति थे उनको सुरक्षित रखे, गुलामों से अपना जो भी काम होता था सेना संबंधी या अन्य सहयोग लिया करते थे। तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के रूप में खरीदा था और उसके योग्यता, कुतुबुद्दीन ऐबक के योग्यता और कूटनीतिक और उनके बल के आधार पर धीरे धीरे उस सैनिक और अन्य पद पर होते हुए वो मोहम्मद गोरी के विश्वास पात्र पदाधिकारी में उसका नाम आ गया और सेनापति के रूप में भी ये समय समय पर युद्ध समय में इनकी सेवा करता रहा। जब भारत आए तो वो अपने इस योग्य सेनापति को, सहयोगी को, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, साथ लेके आए और अपने विजित क्षेत्रों को जब जीत करके जाने लगे तो उनका उद्देश्य था धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का स्थापना करना। और जाते समय अपने जो सेवक होते हैं गुलाम के रूप में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका काफी सहयोग किया था, उनको भारत में अपने विजित राज्य को सौंप के चले जाते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रचार करिए और अपना साम्राज्य बढ़ाइए। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक भारत में राजवंश की स्थापना की, जिसको गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश का मतलब कि वो गुलाम थे, इसलिए उनके नाम से जो संस्था या वंश चला उसको गुलाम वंश कहा जाता है। और उस काल में कुछ प्रसिद्ध लोग भी हुए, जैसे इल्तुतमिश हुए, रजिया सुल्तान हुई, जिनका आगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद खिलजी वंश का आगमन होता है। ये अपने द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आयामों का विकास करते हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम स्वर प्रमुख है। तुगलक, जिसमें मोहम्मद तुगलक आदि आते हैं। सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश का जो अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोधी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से युद्ध होता है तो उसमें उसको ये पराजय का सामना करना पड़ता है। आइए इस थोड़ा चर्चा कर लें। जब इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था, जो युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में हुआ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। जब भारत में बाबर की विजय होती है तो एक नए राजवंश की स्थापना होती है, मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। लेकिन बीच में बताना चाहें, क्या आप जानते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने बुलाया? आइए चर्चा करते हैं। वो इब्राहिम लोधी के चाचा थे। इब्राहिम लोधी के चाचा और उनके जो अपने रिश्तेदार थे, जो इनसे राजनीतिक शत्रुता रखते थे, इनको पराजय करने के लिए, हराने के लिए और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए ये विदेशियों का सहारा ले, जिसमें अफगानिस्तान के रहने वाले बाबर थे। उनको आक्रमण खातिर बुलाए कि इब्राहिम लोधी को पराजित करें। लेकिन जब भारत में बाबर आए, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिए, तो वो भारत से जाने के वजह यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिए। वो बुलाए थे किसी अन्य उद्देश्य से, लेकिन हुआ कुछ और। हम सब जानते भी हैं, यदि आपस में कोई एकता का भाव रहेगा, राजनीतिक कमी रहेगी, तो लाभ कोई दूसरा ले लेता है। ये समय समय हमारे भारत को देखने को मिलता है।
इस प्रकार भारत में मुगल वंश के संस्थापक जो बाबर कहे जाते हैं, भारत में एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं। और इसके पहले जो विभिन्न मुस्लिम साम्राज्य थे, शासक थे, वो शिक्षा क्षेत्र में अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे थे, लेकिन बीच में कुछ रुकावट आ गई, कुछ ठहराव आ गया था। लेकिन जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तो शिक्षा के क्षेत्र में जो ठहराव था, जो रुकावट थी, वो दूर हुई। और बाबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी मुगल शासक थे, उन सबों ने भारत की शिक्षा में विशेष योगदान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में ये जो मुस्लिम शासक थे भारत आए और विभिन्न तरीके से शिक्षा को प्रोत्साहित करने का, बढ़ाने का प्रयत्न किया, जिसमें शिक्षा का जो उस समय माध्यम था वो मकतब और मदरसा था। मकतब को प्राथमिक शिक्षा केंद्र कहा जाता था और मदरसा को उच्च शिक्षा केंद्र कहा जाता था, जिसमें मुस्लिम बालकों को शिक्षा दी जाती थी, जो प्रायः एक मस्जिद से संबद्ध होते थे, उसके निकट होते थे, उनके संरक्षण होते थे। मकतब और मदरसे के बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ हम उसका चर्चा कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। और इसके बाद जब हम देखते हैं कि भारत में जब मुसलमानों का जब प्रभाव आया तो वो अपने तरीके से भारत में विभिन्न प्रकार से शिक्षा में बढ़ावा दिए, क्योंकि वो जानते थे भारत में जब इस्लाम धर्म को बढ़ाना है तो उसका एकमात्र माध्यम है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही वो अपने इस्लाम धर्म के अच्छाइयों को, उसके प्रसार में अपना सहयोग ले पाएंगे। तो हम सब जानते भी समय पर जितने शासक हुए हैं सबों ने अपने राज दरबार में विभिन्न विशेषज्ञ, चाहे संगीत के विशेषज्ञ हो, चाहे कला के हो, चाहे स्थापत्य कला के हो, या अन्य क्षेत्र के विद्वानों को प्राश्रय दिया है। उसी क्रम में इन सब शासकों ने जो विद्वान थे उनको अपने क्षेत्र, अपने राज्य में राजदरबारी के रूप में प्राश्रय दिया है, अवसर दिया है और सेवा उनकी की है, और उनके ज्ञान के आधार पर अपने क्षेत्र का विस्तार किया है और अपने साम्राज्य को प्रभावशाली बनाने में सहयोग लिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का अध्ययन करने से पहले उसके पहले कुछ पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। जब हम चर्चा करेंगे कि मोहम्मद गोरी भारत आया, या मोहम्मद महमूद गजनवी के बारे में चर्चा करेंगे, या मुगल साम्राज्य बाबर के बारे में चर्चा करेंगे, तो जब आप इसकी पृष्ठभूमि संक्षिप्त रूप से जाने रहेंगे तो जब हम मुगल कालीन शिक्षा के बीच में बताएंगे कि ये मुगल वंश के थे या इस वंश के थे, या सर्वप्रथम कौन आया, कैसे हुआ, तो आपको जानकारी रहेगी कि मुस्लिम शिक्षा के सहयोग में या बढ़ाने के लिए किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में मुगल कालीन शिक्षा के आगमन के पहले इन शासकों ने अपना योगदान दिया। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे मुस्लिम शिक्षा के शिक्षा पद्धति के बारे में विस्तार से। नमस्कार।